जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अमित। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और मुझे रिसेंटली पता चला कि विशाल आपके बैचमेट रहे हैं। विशाल गोयल मेरे ख्याल से बैचलर्स में जी जी पॉसिबली जी। बैचमेट रहे ये हैं। हाँ। जी तो जी। वो कल आपके पोस्टर्स डाले थे तो आपके जानने वाले काफी लोगों के मैसेजेस आए थे और साथ में जुड़े भी हुए जी हैं काफी सारे लोग, खासकर हिमानी जिसके जी। थ्रू ये सेशन पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच पंकज जी समय निकालने के लिए और इस प्रोग्राम के बारे में ये बातचीत करने के लिए। नो जी। थैंक्स टू यू अमित के थ्रू योर दिस इंस्टाग्राम दैट बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है ये सब, दैट यू आर बिल्कुल। डूइंग अ गुड जॉब इन दैट फील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड पंकज जी थोड़ा सा मतलब कुछ कंसर्न्स काफी ज्यादा इस चीज के बारे में आ रहे थे कि जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी स्क्रैप करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट, तो मैं चाहूंगा कि बीच में हम लोग एक बार बेसिक चीजें कवर करने के ओके। बाद इस चीज को भी कहीं पे एड्रेस करें कि जो जी जी बच्चे अब बिल्कुल। थोड़ा एंशियस हो रहे हैं हम्म। कि इस कंसर्न के बारे में वो क्या कर सकते हैं। तो ओके। और हिमानी साथ ही साथ में हमें विश कर रही है दैट वी हैव अ गुड सेशन, सो थैंक यू सो मच हिमानी। सो पंकज जी थोड़ा सा बाकी जो व्यूवर्स हैं वो एक बार आपको जान जाएं तो प्लीज हम्म। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक बार ओके अपने आप को। ओके ओके। सो मेरा नाम पंकज नारायण है। मैं पिछले 1 साल से CIT रांची के अंदर अपना एमफिल कोर्स में अभी इन्वॉल्व हूँ। इस एमफिल से पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर मैं अपना मास्टर्स कर चुका हूँ। एंड देन या 1 साल से हम एमफिल में ज्वाइन हैं। अभी सक्सेसफुली 1 साल तो कवर कर लिया है। सो आई स्टिल हैव 1 ईयर टू गो। सो आई होप जो भी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन मिलने वाला है वो 1 साल का एक्सपीरियंस वैलिड इनफ हो उसके लिए। सो लेट्स सी। बिल्कुल। एंड पंकज जी आपने कैसे डिसाइड करा क्लिनिकल साइकोलॉजी में करियर बनाने का? See, clinical psychology, I would say that I was always sure, like 11th से ही I have been in the touch with psychology. So I was always sure, मेरा पहले से ही एक गोल सेट था कि हाँ, this is the field that I want to pursue in. जी। So वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। 11th 12th किया, then बैचलर्स ज्वाइन किया, then मास्टर्स किया, then fortunately MPhil में I got enrolled. So yeah, जी। तो पहले से ही मेरा एक गोल सेट था दैट दिस इज द फील्ड आई एम गोइंग टू बी इन। सो अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। लेट्स होप आगे भी ऐसे ही चले। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग इस बात से मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हम्म। परस्यू करना चाहते हैं वो काफी हम्म। इस बात से परेशान रहते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स ही ओवरऑल इंडिया में काफी कम है, साथ ही साथ में एंट्रेंस भी थोड़ा सा टफ उन्हें लगता है क्योंकि कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है जो सारे इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, हर इंस्टीट्यूट का अपना यस यस। एक तरीका है। हम्म। तो ऐसे में जब आप अपना सीआईपी रांची का एग्जाम दे रहे थे तो क्या आपको भी सिमिलर तरीके की एंजाइटी या इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे? और डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सारे थॉट्स थे, एंजाइटी भी थी, बिकॉज एक तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस कोर्स के बारे में। जो साइकोलॉजी कर रहे होते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होता है, उनको भी एक जी। डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो एमफिल में आप क्या करने वाले हैं, कैसे कोर्स होने वाला है, वो लेके काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपके पास एक आइडिया नहीं होता है। आपको ये तो पता होता है कि आप कि RCI से रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, इसके बाद आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल। बट कोर्स में होता क्या है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होती है। तो वो बिल्कुल। चीज तो है ही कि एनजाइटी होती है, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक पैटर्न होता है। बट जो ओवरऑल सिलेबस होता है वो RCI ही डिसाइड करता है। तो जो RCI का सिलेबस होता है, जितने भी इंस्टीट्यूट RCI से रिकग्नाइज है, वो उसको ही फॉलो करते हैं। बट जहाँ जी। पे प्रैक्टिकल अप्रोच की बात आ जाती है, वहाँ के ऊपर हर इंस्टीट्यूट का पैटर्न डिफर करता है, बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फैसिलिटी इट इज। तो वो थोड़ा एक चीज डिफर करती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ में पंकज जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने हम्म। तैयारी शुरू ही करी थी तो जी जी। ये एक्चुअली में सवाल वैसे तो हम लोग एंड की तरफ लेते हैं, लेकिन एंड की तरफ हम्म। लेने से क्या होता है कि कभी वो राइट अमाउंट ऑफ फोकस नहीं जा पाता इन सवालों पे। तो ओके मैंने सोचा कि इस बार हम लोग ओके। थोड़ा शुरू में रखें। तो मैं एक ये चीज जानना जी चाह रहा जी। था कि जब आपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था हम्म। तो एंट्रेंस हम्म। का सिलेबस किस तरीके से ढूंढा, उसके लिए बुक्स तैयार करना कितने टाइम में आपने प्रिपरेशन करी,
तो थोड़ा सा अगर अपनी प्रिपरेशन पे आप इंसाइट्स दे सकें। ओके, सी सिलेबस कहीं पे भी देखेंगे आप तो कहीं पे भी एक सेट सिलेबस आपको नहीं मिलता है कि आपको बिल्कुल। ये पार्ट कवर करना है या फिर आपको इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं एमफिल के लिए तो एक जनरल सिलेबस होता है कि आपने जो भी बैचलर्स और मास्टर्स में आपने कवर किया है उसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। क्लिनिकल जी। साइकोलॉजी है तो डेफिनेटली क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर एक ज्यादा फोकस होता है। असेसमेंट्स की एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, थेरेपी के बारे में ब्रीफली पता होना चाहिए, वो डिटेल में जी। नहीं। तो ये सब तो रहता ही है। कमिंग टू माय प्रिपरेशन, तो राइट आफ्टर माय मास्टर्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट अबाउट सो बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग जनरल साइकोलॉजी या जो भी मतलब आपने मास्टर्स में पढ़ा है, आपने बैचलर्स में पढ़ा है, वो तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए। एक बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आप जनरल साइकोलॉजी का साथ में लेकर रखें अपने साथ, ताकि तभी आप एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सर्टेन एस्पेक्ट पे ही, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी तो केवल क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ लिया नहीं, क्योंकि आपको हर फील्ड से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। बट एज फार एज बिल्कुल। सिलेबस इज कंसर्न के ये पर्टिकुलर चीज पढ़े तो वो कहीं नहीं होता है। तो बिल्कुल। वो हर साल बिकॉज द पैटर्न ऑफ एग्जाम हर साल चेंज होता रहता है, पर मोस्टली यही होता है जनरल साइकोलॉजी पे आपका फोकस रहना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप होनी चाहिए, अबाउट साइकोपैथोलॉजी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद असेसमेंट्स एंड थेरेपीज के जो ब्रीफ आइडिया है आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में पंकज जी, ओवरऑल कितना टाइम आपको प्रिपरेशन में लगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्पेसिफिकली सीआईपी रांची टारगेट करना चाहते हैं। मतलब दो इंस्टीट्यूट पे ओके मैंने बहुत ज्यादा बच्चों का फोकस देखा है। एक तो इभास ओके। बहुत बच्चे क्रैक करना चाहते हैं, और एक सीआईपी रांची है जो इच्छा से क्रैक करना चाहते हैं। बाकी एग्जाम्स और होते रहते हैं तो लोग ज्वाइन इन करते रहते हैं। तो ओवरऑल प्रिपरेशन में नंबर ऑफ आवर्स और कितने टाइम से आप कर रहे थे प्रिपेयर? सो कमिंग टू माय प्रिपरेशन पर्सनली, जैसा मैंने बोला, राइट आफ्टर माय इवन द टाइम ऑफ माय मास्टर्स वेयर आई वाज नियरिंग टू कंप्लीशन ऑफ इट, तो आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो मेरा प्रिपरेशन तो तब से चलता ही रहा है। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं इतने महीना इसके लिए स्टडी करूंगा या फिर मैं इतने टाइम तक इसका स्टडी करूंगा। डेफिनेटली बिकॉज आपके एंट्रेंसेस शुरू हो जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, तो आप एक टाइम फ्रेम मान के 2-3 महीना तो आपको लगता ही है कि आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाए, क्योंकि जनरल साइकोलॉजी तो जब आप पढ़ने जाते हैं तो आप सभी पढ़ते हैं, तो उसमें टाइम तो डेफिनेटली लगता ही है। पर या इफ यू हैव अ गुड इनफ 3 मंथ्स प्रिपरेशन टाइम, जिसके अंदर आप एक अच्छा खासा टाइम अपनी स्टडी में डिवोट कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर आप 4-5-6 घंटे भी दिन में पढ़ लेते हैं तो यू आर इन अ गुड स्टेट। बट देन वो भी होता है कि जो आप पढ़ रहे हो आप अच्छे से ग्रास्प करें, सिर्फ पढ़े ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने साथ रखें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में मैं पंकज जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपने सीआईपी रांची जब से ज्वाइन इन किया है, तो किस तरीके के, एंड पंकज जी सीआईपी रांची में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, क्या हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाए, फी स्ट्रक्चर किस तरीके का है, अगर इन डिटेल्स पे थोड़ा। ओके ओके। कमिंग टू नंबर ऑफ सीट्स, आपकी 16 सीट्स होती हैं जो हर कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड होती हैं। 16 सीट्स इन टोटल हैं। साथ ही साथ आपका फैसिलिटीज की अगर बात किया जाए तो जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज हर किसी को दी जाती है। आपको एक सिंगल रूम अकोमोडेशन दिया जाता है विद इन द कैंपस ओनली, ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज आपके वर्किंग आवर्स के भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो आपको इन हाउस ही आपको हॉस्टल अकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाती है। कमिंग टू फी स्ट्रक्चर, एज सच आपका कोई फी नहीं होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपसे बस एक कॉशन मनी ली जाती है, जो कि आप ऑब्वियसली आपको एंड ऑफ द कोर्स आपको वापस मिल जाती है। फी आपसे केवल एग्जामिनेशन के टाइम पे ली जाती है, जब एग्जाम्स आपके फाइनल एनुअल एग्जाम्स होने वाले होते हैं, व्हेन यू फिल द एग्जाम फॉर्म, केवल उस एग्जाम फॉर्म का फी देते हैं। तो एज सच आपसे इंस्टीट्यूट कोई अलग से फी नहीं लेता है फॉर ज्वाइनिंग इन द कोर्स, और या फिर जो भी कोर्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए, केवल आप अपना एग्जामिनेशन फी उसके लिए देते हैं। और ये आप क्वेश्चन अमाउंट कितना बता रहे थे, जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना? क्वेश्चन अमाउंट आप इट्स 3000, लाइक 3000 आपका क्वेश्चन अमाउंट जब आप ज्वाइन करते हैं आपको देना होता है, जो आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स रिटर्न हो जाता है। और जो आपको फाइनल एग्जाम से पहले एनुअली यानी कि प्रोग्राम के अराउंड रेंज करता है, 2000 अराउंड ही होता है। हर साल थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आते रहते हैं,
पर बेसिकली अराउंड 2000 आप पर ईयर आप देते हैं, बिकॉज एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो एग्जाम फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं तब आप सिर्फ अपना एग्जाम फी पे करते हैं, उसके अलावा और कोई फी आपको अलग से नहीं ली जाती है। और पंकज जी, आपका सीआईपी में कोई आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको एवरी मंथ आपको 25,000 का स्टाइपेंड सीआईपी प्रोवाइड करता है। उसमें से ही आपका थोड़ा बहुत जो हॉस्टल का अमाउंट होता है विच इज मिनिमल अराउंड 400-300 रुपीज, वो कट होके आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। जी। तो आपको हर महीना आपको 25,000 का स्टाइपेंड देता है सीआईपी। जी, और साथ ही साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये पूरा का पूरा 2 साल के अंदर आपका एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पैंड है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके का है पूरे के पूरे प्रोग्राम का? क्लासेस कब होती हैं, ओवरऑल टाइम का शेड्यूल, और किस तरह से सेमेस्टर्स में बटा हुआ है या एनुअली? ओके, नाउ कमिंग टू सीआईपी, सिलेबस तो हम आरसीआई का ही फॉलो करते हैं। जो आरसीआई के गिवन एग्जाम पेपर्स हैं, जो थियरी पेपर्स होते हैं, आपका प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर्स होते हैं, वो सारे तो रहते ही हैं। एज पर आरसीआई का सिलेबस पहले साल आप 3 थियरी पेपर्स देते हैं, आपका एक डिटेल प्रैक्टिकल एंड वाइवा होता है, एंड देन यू हैव टू मेक सर्टेन सबमिशंस जिसके ऊपर आपको रेट किया जाता है। कमिंग टू सीआईपी में कैसे होता है, जब आप पहले दिन सीआईपी में ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपको अपना पोस्टिंग मिल जाता है, बिकॉज सीआईपी जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी हॉस्पिटल है, तो आप जो हर एरिया ऑफ साइकेट्री जितना भी है, सीआईपी हर आपको अलग अलग यूनिट्स में पोस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप मेल साइकेट्रिक यूनिट में है, या फिर चाइल्ड साइकेट्री में है, जेरियाट्रिक में है, या डी एडिक्शन साइकेट्री में है, तो आपको पहले दिन ही अपना अलग अलग पोस्टिंग मिल जाता है। पोस्टिंग के साथ ही आप, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच, it's not just theory and practical, it's more highly of a practical approach than just being a theoretical approach, but essentially आप practical करने के लिए भी आपको एक amount of theoretical knowledge चाहिए ही। तो उस वजह से आपकी टाइम टू टाइम एकेडमिक एक्सरसाइजेज रन की जाती हैं, आपको थेरेपी के रिगार्डिंग, आपको असेसमेंट्स के रिगार्डिंग डिटेल क्लासेस दी जाती हैं, साथ ही साथ अलग एकेडमिक एक्सरसाइजेज इन फॉर्म ऑफ केस कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स and journal clubs आपके रन किए जाते हैं, so that you gain a good amount of knowledge about the discipline that you are in. But as such एक classroom system आपको नहीं देखने को मिलता है CIP के अंदर। आपकी क्लासेस रखी जाती हैं, but then the first day that you join, उसी दिन आपको पोस्टिंग मिल जाती है। मतलब जो काम आप 2 साल बाद एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करने वाले हैं, वही काम आप CIP में ज्वाइन करके करते हैं, बस आपको अंडर सुपरविजन रखा जाता है। आपकी फैकल्टी के अंदर जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम जो भी काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर, so that after once you are completed with the course of 2 years, you can actually practice on your own as a clinical psychologist. And यहाँ पे उज्जवल एक सवाल पूछ रहे हैं, तो उज्जवल, आप अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में ही एमफिल के फॉर्म्स भर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेजॉरिटी जो आते हैं वो मास्टर्स के फाइनल ईयर के टाइम में, यानी कि फरवरी से स्टार्टिंग, तो आप फरवरी में अपने ऑलमोस्ट फाइनल सेमेस्टर में होंगे, तो आप तभी से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल डेट ज्वाइनिंग की होती है वो आपके मास्टर्स का प्रोग्राम खत्म होने के बाद की होती है। बट इसमें सीआईपी का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है अमित जी, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप बाकी जगह पे आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अभास हो गया है, आरएमएल हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो आप यूजुअली अपने मास्टर्स का जब आप एंड अप्रोच करने वाले होते हैं तो मोस्टली जगह के फॉर्म्स आउट हो जाते हैं। बट सीआईपी का सिस्टम ये है दैट सीआईपी डिमांड्स कि आपका फर्स्ट मे ऑफ द ईयर यू हैड कंप्लीटेड योर कोर्स। अब बहुत सारे, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, हमारे तो एग्जाम ही मई या जून में होते हैं, तो वहां पे ये नहीं होता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स, बिकॉज सीआईपी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो दे डिमांड अ डिग्री फ्रॉम योर साइड, सो वहां पे थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है, दैट यू विल हैव टू वेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, देन यू कैन जॉइन इन एमफिल। और जिनका फर्स्ट में से पहले कंप्लीट हो जाता है वो कर सकते हैं, वो कर। अच्छा, मुझे इस चीज की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि इतना वेट करना पड़ेगा। ओके जी। साथ में पंकज जी मैं जानना चाहूंगा कि जो आपका एडमिशन के प्रोसेस है, तो वो डायरेक्ट आपका एंट्रेंस के बाद ही
आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, या बीच में आपका इंटरव्यू या काउंसलिंग का स्पेस भी होता है? आई डिडंट गेट यू। जो आपका केवल सीआईपी के एंट्रेंस के बाद ही एडमिशन हो जाता है, या फिर बीच में इंटरव्यू या फिर काउंसलिंग भी होती है? आप जब एंट्रेंस देते हैं, जैसा मैंने बताया कि आपको लास्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको लिस्ट मिल जाता है कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर इंटरव्यू। सो देन यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, तो आपका डिटेल इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पे आपसे बेसिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी को लेकर, असेसमेंट्स को लेकर, क्लिनिकल साइकोलॉजी एज लार्जर डिसिप्लिन लेकर, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस करके। वंस यू आर डन विद द इंटरव्यू, आपको आफ्टर अ डे और टू आपको एक लिस्ट मिल जाता है कि ये कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हो गए हैं फाइनल एडमिशन के लिए। जो ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स होते हैं, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक अ वीक और 10 days, उनको वापस बुलाया जाता है टू फुलफिल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज, जहाँ पे आपके सेट डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब आपको सबमिट करने होते हैं। आफ्टर दैट आपका देन यू हैव टू रिपोर्ट इन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, जो आपका नॉर्मली फर्स्ट में रहता है, तो उस दिन फिर आप रिपोर्ट। बिल्कुल। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक सवाल आया है पंकज जी कि क्या हमें किसी तरीके का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होता है, या अपनी स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है, अदर देन जो एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस है या फिर पर्सनल इंटरव्यू है? नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है कोई। आप सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसके अलावा बस आपका एक इंटरव्यू होता है, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम एज सच नहीं होता जी। और पंकज जी, अब मतलब ये तो हमने बेसिक डिटेल इसमें कवर कर ली है, तो मैं साथ में जानना चाहूंगा सीआईपी से रिलेटेड आप कोई और बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप बताना चाहेंगे सभी व्यूवर्स को? जी हाँ। See, basic information about CIP is that CIP since it's one of the oldest institute, तो एक लेगेसी तो आपकी रहती ही है। तो आपको जो काफी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपको एक साइकियाट्री और क्लिनिकल साइकोलॉजी की आप गेन करते हैं व्हेन यू कम टू CIP। प्लस CIP के अंदर आपका एक होलिस्टिक अप्रोच चलती है, तो वी फॉलो बायोसाइकोसोशल, जहाँ पे आप साइकियाट्रिस्ट, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते ही हैं, सोशल वर्कर्स एंड इवन साइकियाट्रिक नर्सिंग के साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच में वर्क करते हैं। तो आपका जो नॉलेज प्रोफेशन, यू गेट अ डीपर नॉलेज अबाउट इट, यू ऑल्सो गेट अ डीपर नॉलेज अबाउट के आपके साथ के जो अलग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या काम होता है, आप उसके बारे में अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, और आप कहाँ उस प्रोफेशनल फ्रंट पे स्टैंड करते हैं, आपका रोल कहाँ पे आता है, कहाँ नहीं आता है, तो बहुत आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलता है। बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इतना होलिस्टिकली आपको नहीं देखने को मिलता है, इधर यू गेट टू वर्क विद साइकियाट्रिस्ट और बट देन इन सीआईपी यू गेट अ डिफरेंट अप्रोच ओवर हियर कि आपको होलिस्टिक मैनर से अलग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आप काम करते हैं। मतलब जो केस आप देखते हैं उसका एक साइकियाट्रिस्ट होगा ही, उसके साथ आपका सोशल वर्क कलीग होगा जो अपने सोशल वर्क के एरिया के अंदर उसको डील करेगा, साथ ही साइकियाट्रिक नर्सेज के साथ आप वर्क करते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच में आप वर्क करते हैं और सीआईपी के अंदर जब आप रहते हैं। बिल्कुल। और साथ में पंकज जी बताइए, प्लीज कंटिन्यू करिए। साथ आपके जो अलग अलग एरियाज हैं डिसिप्लिन के, आपका अडल्ट साइकियाट्री हो गया, चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री हो गया, डी एडिक्शन हो गया, सब हर फील्ड के अंदर आपको एक्सपोज किया जाता है। हर फील्ड के अंदर आप एक नॉलेज गेन करते हैं दैट व्हेन यू कंप्लीट योर डिग्री, उसके बाद आप अच्छे से एक होलिस्टिकली प्रैक्टिस कर पाए अपनी फील्ड में। बिल्कुल। और पंकज जी, यहाँ पे कुछ सवाल आ रहे हैं रिलेटेड टू किस तरीके की बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो कि बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं? सी अमित, कमिंग टू बुक्स, एक जनरल साइकोलॉजी की बुक तो आप पढ़े ही पढ़े डिटेल के अंदर, जो आपका बेसिस रहेगा जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एमफिल के लिए, जिसके लिए आई वुड रिकमेंड मॉर्गन एंड किंग आप रेफर कर सकते हैं, आप सिसरेली रेफर कर सकते हैं। दीज आर बुक दैट आई रेफर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए फील्ड का आप हर डिसिप्लिन की एक बुक का एक ब्रीफर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो रखे ही रखे। आप न्यूरो साइकोलॉजी के लिए एक टेक्स्ट लिख के चले, क्लिनिकल साइकोलॉजी या नॉर्मल साइकोलॉजी आपको पढ़ना है तो नॉर्मली वी रेफर टू
कार्सन हो गया, आपका कार्सन बुचर हो गया, आपका न्यूरोसाइकोलॉजी के लिए कार्लसन का एक बुक आता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का, आप वो रेफर कर सकते हैं। जी साथ ही में आप स्टैट्स तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, पर एक ब्रीफर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक स्टैट्स का टेक्स्ट भी साथ में रख सकते हैं। बेसिकली आपका एक जनरल साइकोलॉजी का टेक्स्ट होना चाहिए, साथ ही साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी का बिगेस्ट फोकस रहता है, तो उस टाइप का एक टेक्स्ट साथ में लेकर चले। Once you're done with that, I think that is pretty much enough. But then if you want further knowledge, तो then आप obviously अलग-अलग टेक्स्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। और साथ में पंकज जी, किस तरीके का रेशियो रहता है इन कंपैरिजन टू कि एमफिल और क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, सॉरी एबनॉर्मल और क्लिनिकल के क्वेश्चंस इन रेशियो टू जनरल साइकोलॉजी यूजुअली एंट्रेंसेस में? ऐसा कोई डिफाइंड रेशियो तो होता नहीं है कि इतने क्वेश्चंस रहेंगे जो इससे आएंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स देते भी हैं, जैसे इभास की बात करें तो इभास पे आपको सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन हर कि यहाँ से इतना क्वेश्चन आएगा, वो आपको पहले से ही बता के रखते हैं। बट देन जब सीआईपी के लिए आप बात करते हो तो आपको कोई सेट सिलेबस नहीं होता, कोई सेट ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर उतने क्वेश्चंस मिलेंगे। बट देन डेफिनेटली आपका जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, आपके असेसमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ब्रीफली क्वेश्चंस होते हैं साइकोथेरेपीज के ऊपर। सो मेजर आपका अगर वो स्ट्रांग है तो इट इज यू आर गुड टू गो फॉर योर एंड। और साथ ही साथ में आर्यमान पूछ रहे हैं कि क्या DSM-5 पे फोकस करना हेल्पफुल होगा एंट्रेंस के लिए? DSM-5 पे आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा तो रहेगा ही, क्योंकि DSM आप बट देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साइकोपैथोलॉजी, उसमें भी आप सेम चीज ही पढ़ रहे हैं। डिसऑर्डर तो आपको सारे कवर करने ही पड़ेंगे, छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो DSM-5 पढ़ेंगे तो वो तो एक ही बात हो गई, तो आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो ही गई। बट देन जब आप इंडियन सिनेरियो की आप बात करते हैं एक्चुअली, तो DSM-5 इतना फॉलो किया नहीं जाता है जब आप ऑन फील्ड प्रैक्टिस में रहते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो आप मेजरली आपका जो आप रेफर करते हैं विच इज ICD जो है वो ज्यादा रेफर किया जाता है इंस्टीट्यूट्स के अंदर रादर देन DSM। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो DSM को भी इक्वली वेटेज देते हैं, CIP में भी फॉलो होता है, बट मेजॉरिटी हम ICD ही फॉलो करते हैं। बट देन या इफ यू आर जी बताइए प्लीज। इफ यू आर DSM तो वो भी बेटर ही होगा, इट विल एड यू ओनली। बिल्कुल। और जो एंट्रेंसेस के हिसाब से फोकस रहता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब ICD पे ज्यादा रहेगा या DSM पे ज्यादा रहेगा, इक्वली किसी से भी सवाल आ सकते हैं। इक्वली जी। साथ ही साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओवरऑल अभी तक आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है एमफिल में, तो अभी का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है CIP का आपका? मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, बिकॉज जब आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, तो जब आप एमफिल के टूवर्ड्स जाते हैं, बहुत आपके मन में बहुत सवाल रहते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। बट वंस यू एंटर इन द कोर्स, इफ यू आर रियली इनटू द डिसिप्लिन, अगर आप श्योर हैं कि मुझे इस फील्ड में ही करना है, तो आई थिंक यू विल फाइंड योर वे ऑन योर ओन। आपको जो बिकॉज आपका पहला साल होता है, तो पहले साल में तो असेसमेंट पे ही ज्यादा फोकस रहता है, तो आपको डिटेल इन हाउस पेशेंट्स के साथ वर्क करने को मिलता है। आप जो अंडरस्टैंडिंग है आपके असेसमेंट्स को लेकर, क्यों असेसमेंट नेसेसरी है, किस रैशनल पे आप असेसमेंट करते हैं, वो आप एक डीपर नॉलेज अपनी बिल्ड करते हैं। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस इतना रहा है, काफी अच्छा रहा है, क्योंकि जब आप मास्टर्स लेवल पे होते हैं, आपका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, आप थियरी ज्यादा फोकस रहता है। बट देन व्हेन यू कम इन एमफिल, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है फील्ड के अंदर। आप अलग अलग जो वेरिएशंस हैं काम के, आप वो समझते हैं, वो सीखते हैं। तो हाँ, अभी तक का एक्सपीरियंस हैज बीन डेफिनेटली बीन गुड, एंड आई होप आगे भी अच्छा ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं पंकज जी की आगे भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहे। बस थोड़ा सा ये पेंडेमिक की वजह से पूरा का पूरा जो आपका शायद फाइनल ईयर का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा हिला जरूर होगा। अभी तो उसका कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बट देन आई डोंट थिंक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। डेफिनेटली इट विल बी अफेक्टेड, बट देन as far as the changes are concerned, I'm really not having the information right now.
बट आई डोंट रियली थिंक कि बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे स्ट्रक्चर को लेकर। बिल्कुल। और साथ ही साथ में एक साइशा ने सवाल पूछा है कि आप किस तरीके के पेशेंट्स दिखते हैं, तो मैं रादर इसको ये भी साथ में पूछना चाहूंगा कि क्या इस तरीके का कुछ फोकस होता है कि आप एमफिल के दौरान में किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर पे स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स को आप ज्यादा बेसिकली देखते हैं प्रैक्टिकल्स के दौरान में या पेशेंट्स के साथ में? तो डू यू ऑल्सो क्लेम स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग एमफिल, एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन? ओके सी एज सच कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता कि आप सिर्फ केवल इसी टाइप के, मतलब जैसे अगर आपका इंटरेस्ट चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकाट्री के अंदर है तो आप केवल चाइल्ड पेशेंट्स या एडोलसेंट पेशेंट्स देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एरिया के पेशेंट्स के साथ एक्सपोज किया जाता है, भले ही वो चाइल्ड पॉपुलेशन हो, भले ही वो डी एडिक्शन से हो, या फिर भले ही वो नॉर्मल साइकाट्री से हो। तो आपको हर टाइप के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, वेदर यू टॉक अबाउट न्यूरोसिस, वेदर यू टॉक अबाउट साइकोसिस, हर अलग अलग डिसऑर्डर के आप पेशेंट देखते हैं। डेफिनेटली बिकॉज रिसर्च कोर्स है तो आप अपना एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना डिसर्टेशन जरूर कर सकते हैं, पर एज सच के आपको केवल एक तरीके के स्पेशलाइजेशन करने को मिल जाए वो नहीं होता, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क later as a clinical psychologist, you can't just be like, hey, I am going to see these kind of patients, because you will get a wide variety of patients. So that, but then coming to this question in a different sense, since the CIP it is located in Jharkhand, and we have a lot of rural population around our institute. So mostly आपको जो population यहाँ पे देखने को मिलेगा वो psychosis का population आपको ज़्यादा देखने को मिलता है in comparison to neurotic spectrum की जब हम बात करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उसमें भी केवल आप उन्हीं पेशेंट्स के साथ वर्क करते हैं, वाइड वैरायटी, आपको अलग अलग वैरायटी के पेशेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल। एंड अब फाइनली जिस चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक बार बातचीत जरूर करेंगे, शुरुआत में हमने कहा था कि इस समय पे मेरे ख्याल से पिछले 1 या सवा साल के करीब से ही है जो इस चीज के अराउंड बातचीत हो रही है कि शायद एमफिल का प्रोग्राम स्क्रैप कर दिया जाएगा और जो हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं वो शायद रीस्ट्रक्चर करे जाएंगे। ऑल्दो पहले भी 2013 में कोशिश करी गई थी कांग्रेस के द्वारा कि भाई बैचलर जो है वो 4 साल का कर दिया जाए, कुछ मेजॉरिटी ऑफ डिग्रीज, मास्टर्स आपका जो है वो आने वाले टाइम में 1 साल का हो जाता और बाकी प्रोग्राम्स वैसे ही रहते। तो अब जिस तरीके के प्रोग्राम को प्रपोज करने की बात करी जा रही है, आई होप कि मैं ऑडिबल हूं आपको। जी, आवाज आ रही है पंकज जी आपको? जी, आवाज आ रही है पंकज जी? हाँ बिल्कुल। See about getting scrapped, हाँ लास्ट ईयर से काफी कुछ कन्वर्सेशन इसके ऊपर चल रहे हैं कि एमफिल स्क्रैप होगा नहीं होगा, बिकॉज पॉलिसी में आया है बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कमिंग टू इसके लिए एक चीज समझनी जरूरी है कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी केवल एक रिसर्च कोर्स नहीं है, इसका ट्रेनिंग कोर्स जहाँ पे आपको 2 साल की ट्रेनिंग होती है। जो भी आप for being a clinical psychologist, for being a professional, it's a professional training course. तो आपको केवल रिसर्च पे फोकस नहीं होता, आपकी ट्रेनिंग पर साथ ही साथ फोकस होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एमफिल स्क्रैप हो भी जाता है तो एमफिल स्क्रैप होकर जो मतलब बेसिकली जो न्यूज में चल रहा है दैट दे आर गोइंग टू स्क्रैप एमफिल और आप डायरेक्टली आफ्टर 4 years ऑफ बैचलर्स आप डायरेक्टली या तो पीएचडी परस्यू कर सकते हैं या फिर आप एक मास्टर्स कोर्स जिसमें रिसर्च के ऊपर इक्वल आपका कंसर्न हो, उसके बाद आप पीएचडी डायरेक्ट अपना परस्यू कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एमफिल, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेनिंग कोर्स जो आपका 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स है। तो इवन इफ एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी माइट गेट स्क्रैप्ड, अगर अभी तक तो मेरे पास इससे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं जहाँ पे कहा गया है कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी स्क्रैप हो जाएगा, बट इन केस होता भी है तो प्रोबेबली they might come with another course, because यहाँ पे आप एक ट्रेनिंग कोर्स की बात, आप केवल एक एमफिल कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि बेसिकली एक रिसर्च कोर्स होता है, साथ ही साथ आप एक 2 साल के ट्रेनिंग कोर्स की बात कर रहे हैं। तो इवन इफ इट गेट्स स्क्रैप्ड, तो आई थिंक दे वुड कम विद अ डिफरेंट कोर्स व्हिच केटर्स टू दिस पर्टिकुलर एरिया।
बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये कोई जैसे बाकी एमफिल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक रिसर्च जर्नी भी साथ साथ दिखाते हैं, वो ट्रेनिंग फोकस्ड इतने नहीं होते हैं। तो जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो कम्प्लीटली ट्रेनिंग फोकस्ड ही है। तो अगर ये प्रोग्राम नहीं चलता है तो इसकी जगह पे आरसीआई को कोई पैरेलल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, ताकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया जा सके। तो पंकज जी की इसी बात को रखते हुए जितने भी व्यूअर्स इस बात से परेशान हो रहे थे कि एमफिल माइट गेट स्क्रैप्ड ऑफ, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी जी। और साथ ही साथ में मैं ऑफिशियली फाइनली आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतना सुंदर सेशन हम लोग अब कंक्लूड करने जा रहे हैं और काफी डिटेल में आपने चीजें बात करी हैं, साथ ही साथ में कुछ ऐसी इंसाइट्स प्रोवाइड करी हैं जो मतलब मेरे को भी बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था, और बाकी जितने भी ज्वाइन इन कर रहे हैं उनको भी अब उन चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। एंड साथ ही साथ में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई अच्छा सा वेबिनार प्लान करें और सभी बच्चों के जो और बेसिक क्वेरीज भी हैं वो भी ले सके इस प्रोग्राम के बारे में। सो थैंक यू सो मच पंकज जी।